नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें लेकर आया हूं मैं आपके लिए। बने रहिए क्योंकि आज कुछ ऐसा है जो आप मिस नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों के घर पर एक साथ पुलिस की छापेमारी। टिन्नू के घर अलमारी, बक्से खगाले, अनुकल्प के यहाँ डायरी मिली। दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुबह अयोध्या में जो हुआ उसने पूरे अयोध्या में हलचल मचा दी। पुलिस ने 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की और एक आरोपी के घर से एक ऐसी डायरी मिली जिसे जांच में बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब और तेज हो गई है। सुबह करीब 7 बजे पुलिस की 8 टीमों ने एक साथ 8 आरोपियों के घरों पर छापेमारी की। इन आरोपियों में रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा समेत वे लोग शामिल हैं जो इस मामले में पहले से जेल में बंद बताए जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा टिन्नू यादव के घर की हो रही है। पुलिस जब वहां पहुंची तो घर पर ताला लगा मिला। इसके बाद टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और आरोपी की गतिविधियों की जानकारी जुटाई। वहीं अनुकल्प मिश्रा के घर हुई छापेमारी में पुलिस को एक डायरी और कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। दोस्तों, जांच एजेंसियों को शक है कि यह डायरी राम मंदिर चढ़ावा मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां रख सकती है। पुलिस ने खरीदी गई कथित संपत्तियों के कागज, बैंक खातों की डिटेल और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाले हैं। दोस्तों, इस पूरी कार्रवाई में राजस्व विभाग के अधिकारी और लेखपाल भी शामिल हैं। जांच करीब 8 घंटे तक चली और दोपहर 3 बजे तक टीम अलग अलग जगहों पर दस्तावेजों की पड़ताल करती रही। सूत्रों ने बताया है कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि राम मंदिर से जुड़ने के बाद आरोपियों की जीवन शैली में अचानक कितना बदलाव आया और क्या उनकी आय और संपत्ति में असामान्य बढ़ोतरी हुई है। यानी कि दोस्तों, अब जांच सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि पैसे के इस्तेमाल, संपत्तियों और संभावित नेटवर्क तक पहुंचती नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मामले में अभी और बड़े नाम सामने आ सकते हैं या फिर जो पकड़ लिए गए हैं सिर्फ वही आरोपी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसी बीच दोस्तों, एक और बड़ी खबर। सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 14 लोगों की मौत, मरने वाले सभी सऊदी के नागरिक। हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको का था। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब के रास तनुरा में रविवार को दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सऊदी अरब के ही नागरिक थे। हालांकि क्रैश की वजह की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। यह सऊदी अरब सरकार के स्वामित्व में आती है। इसकी स्थापना 1933 में अमेरिकी कंपनियों के साथ समझौते के तहत हुई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में गर्मी से 1000 लोगों की हुई मौत। जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन समेत 16 देशों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। सड़कें पिघली, स्कूल बंद, जंगलों में आग लगी। दोस्तों, इस वक्त यूरोप में एक ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियां रोक दी है। फ्रांस में सिर्फ 4 दिनों के अंदर करीब 1000 अतिरिक्त मौतें दर्ज हुई है। सड़कें पिघल रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं और जंगलों में जबरदस्त आग भड़क रही है। आखिर क्या यह सिर्फ गर्मी है या फिर आने वाले समय की बड़ी चेतावनी है? दरअसल दोस्तों, यूरोप इस समय रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव की चपेट में है। सबसे ज्यादा असर फ्रांस में देखने को मिला है, जहां हेल्थ एजेंसी के अनुसार पिछले 3 दिनों में करीब 1000 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई है। दोस्तों, अतिरिक्त मौतों का मतलब है कि पिछले वर्षों की इस अवधि की औसत तुलना में इस बार लगभग 1000 ज्यादा लोगों की जान गई है। अधिकारियों के अनुसार मरने वालों में लगभग 85% बुजुर्ग थे और सबसे अधिक मौतें घरों के अंदर हुई है, खासकर राजधानी पेरिस और उसके आसपास के इलाकों में। लेकिन दोस्तों, संकट सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है। जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, इटली, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड समेत कुल 16 यूरोपीय देशों में तापमान ने कई दशक पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार को यूरोप के करीब 19 करोड़ लोग 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान की चपेट में रहे। हालात इतने गंभीर हैं कि कई जगह सड़कें पिघलने लगी। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि कई देशों में जंगलों में भीषण आग फैल गई। दमकल विभाग लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोप का तापमान दुनिया के औसत तापमान की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। उनका मानना है कि भविष्य में ऐसी हीट वेव पहले से ज्यादा बार आएगी, ज्यादा समय तक चलेगी और इसका असर भी अधिक गंभीर हो सकता है। यानी कि दोस्तों, यह सिर्फ एक मौसम की खबर नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया के सामने खड़ी एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, दुनिया अब भी जलवायु परिवर्तन को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है जितना गंभीरता से इसे लेना चाहिए? आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अखिलेश यादव बोले, भाजपा की निगाहें नेशन नहीं डोनेशन पर है। चढ़ावा चोरी के तार महाराष्ट्र से जुड़े हुए, मैं राम मंदिर दर्शन करने जाऊंगा। दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर अब सियासत और तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर ऐसा हमला बोला जिसने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। आखिर उन्होंने नेशन नहीं डोनेशन और फोर्सी वाला बयान क्यों दिया, चलिए जानते हैं संक्षिप्त में। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भाजपा और सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की निगाहें नेशन नहीं बल्कि डोनेशन पर है। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के तार सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र और कर्नाटक तक जुड़े होने की बातें सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है। उनके अनुसार भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, वैसी स्थिति की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी 4C यानी कि चंदा, चोरी, चतुराई और चालाकी की राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के शब्दकोश में न धर्म है और न शर्म। राम मंदिर दर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश ने कहा कि इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला पहले से ही चर्चाओं में है और अब विपक्ष के लगातार हमलों के बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले पर सरकार और विपक्ष के बीच में बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि धार्मिक संस्थानों से जुड़े मामलों की जांच पूरी तरह राजनीति से अलग और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए? और क्या ऐसे मामलों में सभी जिम्मेदार लोगों पर, चाहे उनका पद कितना भी बड़ा क्यों ही ना हो, समान कार्यवाही होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के कराची में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर आतंकवादी हमला, 4 सुरक्षा कर्मियों सहित 6 आतंकियों की मौत। तालिबान से जुड़े जमात उल अहरार ने जिम्मेदारी ली। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में शनिवार रात आतंकवादियों ने सिंध रेंजर्स के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। हमला रात करीब 8:30 बजे गुलिस्तान जोहर इलाके में हुआ। इसमें 4 रेंजर्स की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि 1 आतंकी को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, समाचार एजेंसी PTI के अनुसार आतंकवादी गाड़ी से मेन गेट तोड़ते हुए परिसर में घुसे। इसके बाद उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंके और फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कई धमाके हुए। करीब 90 मिनट तक चली मुठभेड़ के बाद स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, एंटी टेररिस्ट फोर्स और रेंजर्स ने सभी हमलावरों को काबू में कर लिया। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार हमलावर प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान के धड़े जमात अल अहरार से जुड़े हुए थे। इस संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। यह संगठन अफगानिस्तान सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा में नागरिकों, सुरक्षा कर्मियों और सरकारी ठिकानों पर हमले करता रहता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसी बीच अगली खबर। दूसरों पर उंगली न उठाएं, पाकिस्तान गिरेबान में झांके। कराची हमले के आरोप पर भारत का इस्लामाबाद को करारा जवाब। दरअसल दोस्तों, जिस खबर के बारे में अभी हमने बात की थी, पाकिस्तान में कराची में जो बम धमाका हुआ था, अब दोस्तों बम धमाका तो पाकिस्तान के ही आतंकवादियों ने किया था, लेकिन पाकिस्तान की पुरानी और बुरी आदत रही है कि जब भी पाकिस्तान में कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है, सीधे आरोप भारत पर मढ़ देता है, और उसने अब इस बार भी ऐसा ही किया है। दरअसल दोस्तों, कराची आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसने दोनों देशों के बीच एक बार फिर जुबानी जंग को तेज कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। हाल ही में कराची में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से भारत पर आरोप लगाए गए। हालांकि भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत पर लगाए गए आरोप निराधार और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके अनुसार पाकिस्तान को अपनी जमीन पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी ढांचों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि आतंकवाद को किसी भी देश की नीति का साधन नहीं बनाना चाहिए और पाकिस्तान को इस विकृति को समाप्त करने की दिशा में कदम भी उठाने चाहिए। अब दोस्तों, सभी की नजर इस बात पर है कि क्या आने वाले दिनों में इस मामले पर पाकिस्तान की ओर से कोई और नई प्रतिक्रिया सामने आती है या दोनों देशों के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ता है। वैसे आपको क्या लगता है? आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में बिना ठोस सबूत किसी दूसरे देश पर आरोप लगाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वेनेजुएला में फिर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। अब तक 1430 मौतें, 3300 लोग घायल। 72 घंटे बाद 68,000 लोग अब भी है लापता। दोस्तों, वेनेजुएला में पिछले 3-4 दिनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिससे हजारों की संख्या में लोग मर गए हैं, हजारों की संख्या में घायल हुए हैं और हजारों की संख्या में ही अभी भी लापता हैं। यानी कि दोस्तों, जो लोग लापता हैं वह घायल भी हो सकते हैं और हो सकता है उनकी मौत भी हो गई हो। दरअसल दोस्तों, बात है दक्षिणी अमेरिका के देश वेनेजुएला की, जहां पर पिछले 4 दिन से लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। अब दोस्तों, फिलहाल बीते दिन यहां पर 5.6 की तीव्रता का फिर से भूकंप आया। दोस्तों, यह भूकंप 24 जून को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद शनिवार को 4.9 तीव्रता का भूकंप आया था। वेनेजुएला में अब तक 1430 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही 3300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के 72 घंटे बाद करीब 68,900 लोग अभी भी लापता हैं और मलबे में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भूकंप के बाद शुरू के 48 से 72 घंटे ही सबसे जरूरी होते हैं। इस समय घायल और दबे हुए लोगों के बचने की उम्मीद ज्यादा रहती है। कई इलाकों में राहत टीमों की कमी के कारण लोग परिजनों को ढूंढने के लिए खुद मलबा हटा रहे हैं। कई परिवार हथौड़ों और दूसरे औजारों से इमारतों का मलबा हटाकर अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने शुक्रवार को वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्तान शुरू किया है। अमिस्तान एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब दोस्ती होता है। वेनेजुएला की आधिकारिक भाषा स्पेनिश ही है। इस ऑपरेशन का मकसद भूकंप प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द मदद पहुंचाना और घायलों का इलाज करना है। उधर दोस्तों, भारत में भी भूकंप के झटके बीते दिन महसूस किए गए थे। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर। सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का 9वां दिन। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर चल रहा आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस आंदोलन में अब लद्दाख के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी उतर चुके हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजीपी पिछले 20 जून से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। अब इस आंदोलन का 9वां दिन है और हर गुजरते दिन के साथ प्रदर्शन में शामिल लोगों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। भूख हड़ताल शुरू होने के बाद जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र, युवा और कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी पहुंचने लगे। सोनम वांगचुक ने आंदोलन शुरू करने से पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल शुरू कर दी। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नीट पेपर लीक और सीबीएसई से जुड़े मामलों ने लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया। उनका आरोप है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दोस्तों, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। उनका दावा है कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था पर भरोसे का सवाल है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस आंदोलन के बाद कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या छात्रों की मांगे मानी जाएगी या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं। एमपी में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। मानसून 22 राज्यों में पहुंचा। आज यूपी में एंट्री संभव। राजस्थान में पारा 43 डिग्री के पार। दरअसल दोस्तों, देश के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश जारी है। हालांकि 7 राज्यों में तेज गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में पारा 43 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। उधर दोस्तों, मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश के बीच शनिवार को बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग झुलस गए हैं। शिवपुरी में तेज हवा से कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। एक ढाबा और मकान ढह गया। कार, बाइक और पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, रतलाम में बारिश से सड़कों और अंडरब्रिज में पानी भर गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। राजस्थान के 16 जिलों में बारिश हुई है। वहीं दोस्तों, बिहार के बेगूसराय, बांका समेत 6 जिलों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फरपुर में 1 घंटे की बारिश से कई जगह पानी जमा हो गया। वहीं दोस्तों, मानसून ने देश के 22 राज्यों को फिलहाल कवर कर लिया है। 5 जुलाई तक बाकी राज्यों को भी कवर कर लेगा। यूपी में मानसून 9 दिन लेट है। यह आमतौर पर 20 जून तक आ जाता है, लेकिन इस बार 16 दिनों से बिहार बॉर्डर पर ही रुका हुआ है।
यह आज बिहार बॉर्डर से प्रदेश में एंट्री कर सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिया चेतन के सामने केतन मर्डर केस का सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस दोनों को लोहागढ़ किले पर लेकर गई, दीवार से डमी गिराकर भी देखा। दोस्तों पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्या केस में अब एक नया अपडेट सामने आया है। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए दोनों आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी के सामने पूरे मर्डर सीन को दोबारा रिक्रिएट किया है। आखिर उस दिन लोहागढ़ किले पर ऐसा क्या हुआ था, पुलिस अब उसी की एक एक कड़ी जोड़ रही है। दोस्तों रविवार सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची। जांच टीम करीब 2.5 घंटे तक मौके पर मौजूद रही। इस दौरान पुलिस ने दोनों से घटनास्थल पर रहकर हर एक छोटी बड़ी बात पूछी और उसके आधार पर पूरे घटनाक्रम को दोबारा दोहराया। डीसीपी गजानन टोपे ने बताया कि पुलिस ने केतन के बराबर वजन का एक डमी तैयार किया, फिर आरोपियों के बताए अनुसार उसे उसी जगह से नीचे गिराकर देखा गया जहां से केतन को कथित तौर पर धक्का दिया गया था। इसका मकसद यह पता लगाना था कि घटना ठीक उसी तरह हो सकती थी या नहीं जैसा आरोपी बता रहे हैं। इसी बीच दोस्तों जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार वारदात से पहले सिया और चेतन ने गूगल पर लोहागढ़ किले के डेथ पॉइंट सर्च किए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने खाई तक पहुंचने का रास्ता भी इंटरनेट पर खोजा था। पुलिस का दावा है कि दोनों ने गूगल पर ऐसे सवाल भी सर्च किए थे कि जहर देकर किसी की हत्या कैसे की जाए, ताकि पुलिस को शक भी ना हो। पकड़े जाने पर पुलिस के सवालों का क्या जवाब देना है और कौन कौन से व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करने चाहिए, इन सर्च हिस्ट्री की भी जांच की जा रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान, संसद को संबोधित किया। बोले सेशल्स से हमारा 256 साल पुराना रिश्ता, 5 भारतीयों से हुई इसकी शुरुआत। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू हेरोजाइन से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मोदी को अब तक 34 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। दोस्तों सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता, सरकार और राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि सेशल्स से भारत का रिश्ता सिर्फ 50 साल पुराना नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत अगस्त 1770 में हुई थी, जब थेलेमाक जहाज से यहां पर 5 भारतीय पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लोग दुनिया का नक्शा देखते हैं तो उन्हें यह देश हिंद महासागर में बसे कुछ छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह दिखाई देता है, लेकिन हमारे लिए सेशल्स सिर्फ द्वीपों का समूह नहीं, बल्कि इससे भी कहीं बढ़कर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमेरिका फिर से हमला करने को तैयार, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दे दी फाइनल वार्निंग। दरअसल दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है और इस बार स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि ईरान का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट लिखा। दरअसल दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ज्यादा बढ़ने के बाद यह बयान सामने आया है। ट्रंप का यह भी अंदाज कई बार देखा गया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हर बात को शाब्दिक रूप से नहीं लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ऐसा समय आ सकता है जब हम ज्यादा समझदारी नहीं बरत पाएंगे और हमें वो काम सैन्य तरीके से पूरा करना पड़ेगा जो हमने पहले बहुत सफलतापूर्वक शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अब नहीं रहेगा। ट्रंप का यह बयान काफी आक्रामक है। इसमें ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका दोबारा सैन्य दबाव बढ़ाने के लिए तैयार है। कुछ विश्लेषक इसे ईरान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति भी मान रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर सकता है या फिर जो ये युद्ध विराम हुआ है यह लगातार जारी रहेगा? अगर दोस्तों अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करता है तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अभी तो असर फिर भी कम हुआ था, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो इसके भीषण परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भरत तिवारी का चचेरा कांस्टेबल भाई हुआ सस्पेंड, पुलिस से बदला लेने वाला वीडियो हुआ था वायरल। दरअसल दोस्तों चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने बिहार पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। वीडियो में भरत तिवारी का चचेरा भाई और बिहार पुलिस का कांस्टेबल आशीष कुमार तिवारी कथित तौर पर अपने भाई की मौत का बदला लेने की बात करता दिखाई दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। पूर्वी चंपारण पुलिस ने पहले कांस्टेबल को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसका पक्ष मांगा, लेकिन विभाग के अनुसार उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। प्राथमिक जांच में सेवा नियमों के उल्लंघन, अनुशासनहीनता और कदाचार के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद आशीष कुमार तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही बिहार सरकारी सेवक आचरण नियम 2026 के तहत विभागीय जांच भी शुरू कर दी है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 15 विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने की मिली मंजूरी। अगस्त से पहला बैच शुरू होगा। विदेश जैसी डिग्री मिलेगी। पढ़ाई का खर्च 30 से 40% कम होगा। दरअसल दोस्तों भारत में अब विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार अब तक 15 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि LOL जारी कर चुकी है। इनमें ज्यादातर कैंपस अगस्त से पहला बैच शुरू कर देंगे। दोस्तों शुरुआती चरण में हर कैंपस में 200 से 250 छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। अगले 5 सालों में इसे बढ़ाकर हर कैंपस में सालाना 1000 से 1200 छात्रों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, ब्रिस्टल, यॉर्क, इलिनॉइस टेक, लिवरपूल और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान अपने कैंपस खोल रहे हैं। मौजूदा सत्र के लिए 10,000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल्ली NCR में बदला मौसम। भीषण गर्मी के बीच धूल भरी आंधी। कई राज्यों में बारिश के आसार। दोस्तों देश के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। राजधानी दिल्ली में जहां भीषण गर्मी के बीच तेज आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ है, वहीं केरल और उत्तर बंगाल में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज दिल्ली NCR में शाम होते होते आसमान में अचानक घने बादल छा गए। मौसम विभाग ने दोपहर 3:30 बजे चेतावनी जारी की कि अगले 2 घंटों के भीतर पूरे दिल्ली NCR में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़। जुलाई में 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों अगले महीने यानी कि जुलाई में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल मिलाकर 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 6 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेसी लगातार 7 वर्ल्ड कप मैच में गोल करने वाले फुटबॉलर बने। अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। रोनाल्डो के पुर्तगाल ने कोलंबिया से ड्रॉ खेला। दोस्तों अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी लगातार 7 वर्ल्ड कप मैच में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। वे रविवार को ग्रुप जे के मुकाबले में जॉर्डन के खिलाफ सब्स्टिट्यूट के रूप में उतरे और 80वें मिनट में फ्री किक पर गोल दाग दिया। मेसी को 20 साल बाद अर्जेंटीना की स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं मिली। इससे पहले 30 जून 2006 को होस्ट जर्मनी के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में ऐसा हुआ था। मेसी के इस गोल की मदद से अर्जेंटीना ने डलास स्टेडियम में खेले गए मैच में जॉर्डन को 3-1 से हरा दिया। दोस्तों इस जीत से अर्जेंटीना की टीम ग्रुप जे के टॉप पर रहकर नॉकआउट राउंड में पहुंच चुकी है। टीम ने अपने लीग स्टेज में अपने तीनों मुकाबले जीते और 9 अंक हासिल किए। वहीं दोस्तों दूसरी ओर अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया का मुकाबला 3-3 की बराबरी पर रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी नागरिक हुआ अरेस्ट। LOC से घुसपैठ कर अंदर आ गया था। जून में ऐसी तीसरी घटना। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर भारतीय सेना ने रविवार को पाकिस्तान के एक घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के अनुसार इस महीने जिले में पकड़ा गया यह तीसरा पाकिस्तानी घुसपैठिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान 31 साल के रईस खान के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK का निवासी है। अधिकारियों ने बताया कि वह बालाकोट सेक्टर से LOC पार कर भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था, जिसके तुरंत बाद सेना ने उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने सीमा पार क्यों की, भारत में उसका कोई संपर्क था या उसका कोई विशेष उद्देश्य था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस बोली सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों की जानकारी छिपाई। सरकार ने कहा यह दावा सही नहीं। रक्षा मंत्री का बयान गलत तरीके से दिखाया। दरअसल दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 6 शहीद जवानों के नाम सार्वजनिक करने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने सरकार पर शहीदों के नाम छिपाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार ने इन जवानों की शहादत 1 साल तक सार्वजनिक नहीं की। उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसका वे हकदार थे। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए एक बयान का वीडियो X पर शेयर किया, जिसमें राजनाथ सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। खेड़ा ने कहा कि 2 ही संभावनाएं हैं, या तो रक्षा मंत्री को उस समय 6 जवानों की शहादत की जानकारी नहीं थी या उन्होंने संसद को गुमराह किया। दोनों ही स्थितियां गंभीर है। उधर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ के संसद में दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस पर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दावा गलत है कि शहीदों को पहली बार सम्मान मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव का एक फोन और खुल गया चढ़ावा चोरी कांड। सपा नेता का दावा, बताई इनसाइड स्टोरी।
दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब सियासी और धार्मिक दोनों स्तरों पर बड़ा विवाद बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडे ने दावा किया कि राम मंदिर में चढ़ावे और आभूषणों की चोरी की जानकारी सबसे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिली थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने खुद उन्हें फोन कर इस मामले की पुष्टि की थी। यूपी तक के पॉडकास्ट में पवन पांडे ने दावा किया कि अखिलेश यादव को पहले से सूचना मिली थी कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी हो रही है। पवन पांडे के अनुसार जब अखिलेश यादव ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने अपने स्तर पर पुष्टि की कि मंदिर में चढ़ावे और आभूषणों की चोरी हुई है और बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। इसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद पूरे देश में इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। असम में बाढ़, 300 मीटर लंबा लोहे का पुल बहा। अरुणाचल प्रदेश में 3 लोगों की मौत हुई। सिक्किम में नदियां उफान पर, पुल भी टूटा। दरअसल दोस्तों, देश के पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी बारिश हो रही है। तीनों राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अरुणाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं असम के धेमाजी जिले में केमी नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण 300 मीटर लंबा लोहे का पुल बह गया। पुल के बहने से केमी पुराना जेलोम क्षेत्र का जोनाई सदर से सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया। दोस्तों, सिक्किम में जोंगू क्षेत्र में फीखोला नदी पर बना बेली ब्रिज भी बह गया। देश के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में भी प्री मानसून बारिश जारी है। हालांकि 7 राज्यों में तेज गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में पारा 43 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों, मानसून ने देश के 22 राज्यों को फिलहाल कवर कर लिया है और बाकी के बचे हुए राज्य भी 5 जुलाई तक कवर हो जाएंगे। यानी कि मानसून पूरे देश में 5 जुलाई तक फैल जाएगा। यूपी की बात करें तो दोस्तों, यूपी में मानसून इस बार 9 दिन की देरी से प्रवेश किया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया आयरलैंड के सामने फिर हुई ढेर। 0-2 से हुआ व्हाइट वॉश। शर्मनाक सीरीज हार का बना इतिहास। दरअसल दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच में 2 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को खेला गया। बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में हुए इस मुकाबले में आयरलैंड ने 1 रन से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही आयरलैंड ने T20 सीरीज में भारत का 0-2 से सुपड़ा साफ कर दिया। दोस्तों, आयरलैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ T20 सीरीज जीती है। मुकाबले में आयरलैंड ने भारत को जीत के लिए 155 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन वो 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। भारतीय टीम की हार का मुख्य कारण उसकी बैटिंग रही। भारत का टॉप ऑर्डर इस मुकाबले में ढेर हो गया। भारत की लगातार 16 T20 सीरीज जीत की विनिंग स्ट्रीक पर भी ब्रेक लग चुका है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेल रही भारतीय टीम सीरीज का पहला मुकाबला भी 34 रनों से गंवा बैठी थी। ऐसे में यह मुकाबला जीतना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे। हर्षित राणा ने जरूर कुछ अच्छे शॉट्स खेलकर उम्मीद जगाई, लेकिन वे भारत की जीत सुनिश्चित नहीं कर सके। आखिरी बॉल पर प्रिंस यादव ने भी छक्का लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका इजराइल जंग में उलझे रह गए। ईरान ने गुपचुप बना डाले और भी खतरनाक और घातक हथियार। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के साथ जारी भीषण संघर्ष के बीच ईरान ने सिर्फ जवाबी हमलों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि पर्दे के पीछे अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा अत्याधुनिक बनाने में भी जुटा रहा। इस बात का खुलासा खुद ईरानी सेना के प्रवक्ता ने किया है। दोस्तों, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामनिया के अनुसार युद्ध के दौरान ही ईरान ने नई पीढ़ी के ड्रोन और अपग्रेडेड मिसाइल सिस्टम तैयार कर उन्हें सेना में शामिल कर लिया। उनका दावा है कि ईरान ने युद्ध को केवल रक्षा की लड़ाई नहीं, बल्कि सैन्य तकनीक को अगले स्तर पर ले जाने के मौके के रूप में इस्तेमाल किया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भरत तिवारी की तरह हाल कर देंगे, पुलिस पर परिवार को धमकाने का लगा आरोप। दोस्तों, भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है। मृतक के भाई चंदन तिवारी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका परिवार शुरू से ही दावा करता रहा है कि भरत तिवारी को 5 गोलियां मारी गई थी, लेकिन प्रशासन इस तथ्य को छिपाने की कोशिश करता रहा। उनका कहना है कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद सच्चाई उजागर हो गई है और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। चंदन तिवारी ने कहा कि उनका परिवार किसी प्रकार का मुआवजा नहीं, बल्कि केवल न्याय चाहता है। उन्होंने मांग की कि मामले में जो भी दोषी पाए उन्हें फांसी की सजा दी जाए। उनका कहना है कि यह केवल उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों की मांग है। उन्होंने न्यायिक जांच को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि परिवार लगातार किसी रिटायर्ड जज की जगह सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने की मांग कर रहा है, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। वहीं दोस्तों, चंदन तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि आंदोलन समाप्त करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें धमकियां दी जा रही है। उनके अनुसार कहा जा रहा है कि आंदोलन बंद कर दे, नहीं तो उनके साथ भी वही हो सकता है जो उनके भाई भरत तिवारी के साथ हुआ। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत वीमेंस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराया। कप्तान हरमनप्रीत की 50 काम नहीं आई।
दोस्तों भारतीय टीम के लिए एक और बुरी खबर आई है विमेंस टी20 वर्ल्ड कप से। दोस्तों भारतीय विमेंस टीम का इस वर्ष टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना चूर चूर हो गया क्योंकि वह टी20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गई है। दोस्तों लॉर्ड्स में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अर्धशतकीय पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पहले विकेट के लिए 66 रन जोड़कर तेज शुरुआत दिलाई। शेफाली 34 और स्मृति मंधाना 38 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 27 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। इस तरह दोस्तों भारत का स्कोर 170 रन तक पहुंच गया, लेकिन 170 रन भारत की जीत को सुनिश्चित नहीं कर सके क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महज 19 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाकर टारगेट हासिल कर लिया और भारत को टी20 महिला विश्व कप से बाहर होना पड़ा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5G हुई अब पुरानी बात। वैज्ञानिकों ने बना दिया 256 एंटीना वाला 6G सिस्टम, उड़ जाएंगे होश। दरअसल दोस्तों जहां एक तरफ 5G नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने 5G को पीछे छोड़ते हुए 6G की ओर एक नया बड़ा कदम रख दिया है। दरअसल दोस्तों स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड वायरलेस टेस्टिंग प्लेटफॉर्म में से एक को तैयार कर लिया, जिसमें 256 डिजिटल एंटीना को एक साथ रियल टाइम में सफलतापूर्वक चलाया गया। ये खोज आने वाले समय में 6G नेटवर्क को तेज और ज्यादा एडवांस बनाने का काम करेगी। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार यह सिस्टम कुल 16 प्रोग्रामेबल पैनल्स से मिलकर तैयार हुआ है और हर एक पैनल में 16 एंटीने लगाए गए हैं। इस तरह से पूरे सिस्टम में कुल 256 एंटीना मौजूद हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्विशा केस की आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर पर चोरी, जेवर और दस्तावेजों की फाइल उठाई। पुलिस का सायरन सुनकर भागे 2 संदिग्ध हिरासत में। दोस्तों एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर में चोर घुस गए। उन्होंने सोने के जेवरात समेत गिरिबाला और उनके बेटे समर्थ सिंह से जुड़े कुछ दस्तावेजों की एक फाइल चुराने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के आने के चलते चोरों को सामान छोड़कर भागना पड़ा। चोरी और माल की जब्ती की पुष्टि एसीपी रजनीश कश्यप ने की है। वारदात के समय गिरिबाला के भाई में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि शनिवार रविवार के दरमियान रात और पिछले हिस्से के घर में दाखिल हुए थे चोर, इसलिए उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लग पाई। इसी दौरान इलाके में गश्त कर रही पुलिस घर के पास पहुंची। उनकी गाड़ी का सायरन सुनते ही बदमाश घबरा गए और सामान छोड़कर फरार हो गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, 15 साल लंबे करियर को कहा अलविदा। दोस्तों इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। ट्रेडब्रिज में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जा रहा तीसरा टेस्ट इंग्लैंड के उनके करियर का आखिरी मुकाबला होगा। दरअसल दोस्तों 35 साल के स्टोक्स ने रविवार 28 जून को चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले इंग्लैंड टीम को अपने फैसले की जानकारी दे दी। इस तरह उनके 2011 में शुरू हुए उनके 15 साल के इंटरनेशनल करियर का अंत होने जा रहा है। वह फिलहाल सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहे हैं। उन्होंने अप्रैल 2022 से ही इंग्लिश टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आधार कार्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 जुलाई से फ्री में कर सकेंगे यह काम। UIDAI का नया सर्कुलर हुआ जारी। दरअसल दोस्तों आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए आधार कार्ड हर जरूरी काम की एक पहचान बन चुका है। ऐसे में आधार कार्ड को अपडेट करना भी एक बड़ी चुनौती रहती है। दोस्तों आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी अब आ गई है, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों UIDAI ने आधार से जुड़ी एक खास सेवा को अगले कुछ महीनों के लिए मुफ्त कर दिया है। अब दोस्तों वह कौन सी सेवा है जिसको मुफ्त किया है, तो उसका नाम है ईमेल आईडी अपडेट की सुविधा। जी हां दोस्तों, अब आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा को सीमित समय के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। यानी कि अब आप अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी बिना किसी शुल्क के अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या के हिसाब से विश्व में तीसरा स्थान कौन से देश का है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।